Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome in class of English of first year from Paradise College, शकरगढ़। बच्चों, हमने बुक 1 की 5 शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ी थी, दैन बुक 3 की तरफ मूव किया था हमने और उसकी 8 पोएम्स हमने पढ़ी हैं। तो अब अगेन हम बुक 1 की तरफ आते हैं, कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह पढ़ते हैं और फिर हम बुक 3 की बाकी पोएम्स को भी कैरी करेंगे। पहली 2 पोएम्स की मैंने आपको कोटेशंस भी करवा दी थी, तो बाकी की जो 6 पोएम्स की कोटेशंस हैं मैं आपको एक ही लेक्चर में कवर करवा दूँगी। पहले हम शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ते हैं। आज हमने 6 शॉर्ट स्टोरी कैरी करनी है जिसका नेम है द रिवॉर्ड, रिटन बाय लॉर्ड डनसने। तो ये जो स्टोरी है द रिवॉर्ड मतलब सिला, ये 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट है, अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन। तो इसका एनालिसिस करने से पहले हम राइटर की बायोग्राफी देखते हैं, फिर हम इसकी समरी की तरफ चलते हैं। बच्चे, राइटर का जो रियल नेम है वो है एडवर्ड जॉन मॉरिटन ड्रैक्स प्लंकेट। इसका इतना लंबा नेम था। ये राइटर का रियल नेम है लॉर्ड डनसने का एडवर्ड जॉन मॉरिटन ड्रैक्स प्लंकेट, लेकिन जो राइटिंग में उसने नेम यूज़ किया वो है उसका नाम लॉर्ड डनसने। ये इंग्लैंड में पैदा हुआ था। इसको लॉर्ड डनसने क्यों कहा जाता है बच्चों? ये इसको टाइटल दिया गया था आफ्टर हिज फादर्स डेथ। इसके बाप की डेथ के बाद डनसने जहाँ पे ये रहते थे, कैसल का नेम है, कैसल महल को कहते हैं बच्चों इंग्लिश में। तो वहाँ का फिर इसके बाद जो लॉर्ड मुकर्रर हुआ था वो ये था हमारा एडवर्ड जॉन मॉरिटन ड्रैक्स प्लंकेट। तो इसकी पहचान लॉर्ड डनसने के नाम से बनी और इसी नेम से फिर इसने राइटिंग भी स्टार्ट की। तो इसकी बर्थ हुई इंग्लैंड में। 1878 में इंग्लैंड में इसकी बर्थ थी। लेटर ऑन ये आयरलैंड में मूव कर गया जहाँ पे इनका ये कैसल था, डनसने कैसल। वहाँ पे इसकी डेथ हुई। लाइफ पीरियड इसका वहीं पे एंड हुआ। 25 अक्टूबर 1957 आयरलैंड में इसकी डेथ हुई। चूँकि ज़्यादा टाइम इसने आयरलैंड में स्पेंड किया और राइटिंग भी इसने आयरलैंड में ही स्टार्ट की, तो इसलिए इसको एंग्लो आयरिश राइटर कहा जाता है। एंग्लो आयरिश राइटर कहा जाता है। एंग्लो बच्चे एज लिटरेचर में डिफरेंट एजेस हैं। एंग्लो सैक्सन है, फिर उसके बाद रोमांटिक है, क्लासिकल एज है, न्यू क्लासिकल एज है, मिडेवियल एज है, मॉडर्न एज है, पोस्ट मॉडर्न एज है। तो एंग्लो क्लासिकल से भी पहले की एज को कहा जाता है। तो ये ज़्यादातर क्लासिकल लिखता था, तो इस वजह से इसको एंग्लो आयरिश राइटर कहा जाता है। इसका जो राइटिंग का कंसेप्ट था वो ज़्यादातर एंग्लो सैक्सन एज के साथ मैच होता था। राइटिंग में ये क्या था बच्चों? ये आयरिश ड्रामाटिस्ट था, नॉवेलिस्ट था, फिर उसके बाद प्ले राइट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, था। तो इसका जो कंसेप्ट था राइटिंग का वो देखते हैं। राइटिंग का कंसेप्ट क्या है इसका? इसकी राइटिंग का बच्चों कंसेप्ट था हाई फिक्शन। ये फिक्शन को बहुत यूज़ करता था, हाई फिक्शन को, फैंटेसी स्टोरीज़, फैंटेसी को यूज़ करता था। फिर उसके बाद हॉरर, वियर्ड फिक्शन, अजीबोगरीब जो है ना वो फिक्शन यूज़ करता था। वियर्ड फिक्शन यूज़ करता अपनी स्टोरीज़ में, क्लासिकल टच देता उनको। मतलब इसका जो स्टाइल वगैरह था राइटिंग का वो क्लासिकल था सारा, ठीक है। तो इस तरह ये उसके कंसेप्ट्स मिलते हैं। फिर इसकी जो फेम थी वो देखते हैं अब। राइटिंग के प्रोफेशन में 1910 में इसको बेस्ट लिविंग राइटर ऑफ इंग्लैंड
का टाइटल दिया गया कि इसने अपने दौरे हयात में ही बहुत ज़्यादा फेम हासिल की। उसके बाद 1924 में इसका एक फैंटेसी नावल था जिसकी वजह से ये बहुत फेमस हुआ। उस नावल का नेम है किंग ऑफ एल्फलैंड्स डॉटर। ये इसका एक नावल था फैंटेसी बेस पे, तो इस नावल की वजह से इसको काफ़ी फेम हासिल हुई 1924 में एज अ राइटर, एज अ बेस्ट राइटर। ये था इसका कैरियर एज अ राइटर। इसके अलावा इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि इसने मिलिट्री ज्वाइन की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये एज अ कैप्टन और लेटर ऑन सेकंड लेफ्टिनेंट हायर हुआ। तो इसने मिलिट्री में भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो अपना अदा किया। लेटर ऑन इसने मिलिट्री को छोड़ दिया वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म होने के बाद, तो फिर इसने एज अ राइटर अपना कैरियर शुरू किया था आयरलैंड में। लॉर्ड डंसने इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये डंसने जो कैसल था, डंसने जो एरिया था, उसको लॉर्ड इसका फादर था, ठीक है ना, एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखता है। तो वो उसका एक ओहदा था लॉर्ड का, उस एरिया का वो लॉर्ड था, मतलब उस एरिया का वो किंग माना जाता था। उसकी डेथ के बाद इसको लॉर्ड डंसने बना दिया गया। मोर देन 90 बुक्स अपनी लाइफ टाइम में पब्लिश करवाएं जिसमें इसका जो नाम था वो लॉर्ड डंसने ही था। इसने अपने रियल नाम से अपना प्रोफेशन स्टार्ट नहीं किया, बल्कि लॉर्ड डंसने के साथ इसने अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया। इसके बाद इसकी 100 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। जिनमें से एक हमारी शॉर्ट स्टोरी जो हमारे सिलेबस में है उसका नाम है द रिवॉर्ड, जो कि आज हम रीड आउट करेंगे, जिसकी समरी आज हम रीड आउट करेंगे। तो बच्चों ये थी राइटर की बायोग्राफी। अब मूव ऑन करते हैं समरी की तरफ। आई होप सो कि आपको राइटर की बायोग्राफी समझ आ गई होगी। उसका रियल नेम चेंज है जो हमारी बुक पे है उसकी निस्बत। उसने मिलिट्री भी ज्वाइन की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एज अ कैप्टन, और फिर सेकंड लेफ्टिनेंट का रोल जो है ना उसने किया। फिर वो प्ले राइटर था, ड्रामेटिस्ट, नॉवलिस्ट, फिर उसके बाद शॉर्ट स्टोरी राइटर है आयरिश का। तो एंग्लो सैक्सन एज को फॉलो करता है, इसलिए उसको एंग्लो आयरिश राइटर कहा जाता है। तो ये है हाइलाइट्स ऑफ आवर राइटर। अब मूव करते हैं इसकी शॉर्ट स्टोरी की समरी की तरफ। देखते हैं समरी द रिवॉर्ड की। तो इसमें दो चीज़ें बच्चे, स्टोरी के बारे में आपको बताऊँ कि ये सेकंड नरेशन में है। मैंने आपको नरेशंस पढ़ाई थी। सेकंड नरेशन में कैसे है कि स्टोरी में पहले तो फर्स्ट नरेशन यूज़ हुई है थोड़ी सी, उसके बाद सडनली सेकंड नरेशन, मतलब राइटर का जो फ्रेंड है वो स्टोरी सुनाता है किसी और लड़के की। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ज़्यादातर ये स्टोरी सेकंड नरेशन में है तो इसको हम काउंट करते हैं सेकंड नरेशन में, ठीक है। स्टार्ट ये फर्स्ट से होती है लेकिन फिर सडन चेंज हो जाती है सेकंड नरेशन में जब राइटर का दोस्त किसी और दोस्त की स्टोरी सुनाता है। तो इसमें क्या है, स्टोरी विद इन स्टोरी है। स्टोरी विद इन स्टोरी मीन कि स्टोरी के अंदर भी एक स्टोरी है। एक स्टोरी जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जो राइटर डिस्कस कर रहा है। एक स्टोरी वो जो इस स्टोरी के अंदर राइटर का जो दोस्त है वो स्टोरी बता रहा है, वो रिवील कर रहा है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं स्टोरी विद इन स्टोरी। एक स्टोरी जो हम पढ़ रहे होते हैं उसके अंदर भी एक स्टोरी होती है, उसके अंदर भी कोई कहानी सुनाई जाती है, तो उसको हम स्टोरी विद इन स्टोरी कहते हैं। बच्चों इसमें दो चीज़ें डिस्कस होती हैं। फर्स्ट जो है वो है डिटर्मिनेशन, जो सेकंड थिंग है वो है अपॉर्चुनिटी। इन दो चीज़ों को लेके बहस होती है, इसलिए इसको इस स्टोरी का नेम है द रिवॉर्ड, ठीक है, क्योंकि इसमें सिला क्या मिलता है। डिटर्मिनेशन आपको पता है, अज़्म को, इरादे को कहते हैं। अपॉर्चुनिटी मौका को कहते हैं।
तो इन चीज़ों को डिस्कस किया गया है कि चीज़ों को गेन करने के लिए, अपनी डिज़ायर्स को, विशेस को फुलफ़िल करने के लिए इन दोनों चीज़ों में से किसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो कुछ दोस्त कहते हैं राइटर के कि वो डिटर्मिनेशन बेस्ट है और कुछ कहते हैं कि नहीं, अपॉर्चुनिटी। अच्छा, ये स्टोरी कुछ इस तरह से है कि डिटर्मिनेशन मतलब अगर कोई इंसान कोई काम करने का इरादा कर ले, किसी चीज़ तक पहुंचने का इरादा कर ले, तो वो उस तक पहुंच सकता है। तो दूसरी तरफ अपोज में कहते हैं अपॉर्चुनिटी, मौका। इंसान इरादा जैसे मर्जी कर ले, लेकिन अगर उसको किस्मत की तरफ से कोई चांस मिले तो ही वो कामयाब होता है। तो सारी स्टोरी में इसी बात पे बहस की गई है। इसमें दो कैरेक्टर्स हैं अपोजिशन में, दो कैरेक्टर्स बताए गए हैं राइटर के अलावा, मतलब सेकंड नरेट करने के लिए। एक कैरेक्टर है हमारा जर्कन्स, तो एक कैरेक्टर है टर्बट। ये दोनों एक दूसरे के अपोज हैं। जर्कन्स कहता है कि डिटर्मिनेशन सबसे मेन चीज़ है। ऑन द अदर हैंड टर्बट कहता है कि नहीं, अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है। तो इसको लेके आगे जो है वो डिबेट चलती है। जर्कन का बिलीव डिटर्मिनेशन पे है, जबकि टर्बट का जो बिलीव है वो अपॉर्चुनिटी पे है। जर्कन कहता है कि इंसान इरादा करे तो वो कुछ कर सकता है। अब टर्बट इसके आगे, जर्कन के आगे एक बात रखता है, कहता है कि एक इंसान है वो बहुत पुअर है, एक लड़का है पुअर है, वो सहारा बच्चों डेजर्ट है बहुत बड़ा, वहाँ पे स्केटिंग चैम्पियन बनना चाहता है, करना चाहता है। इससे पहले ज़िंदगी में कभी वहाँ पे स्केटिंग चैम्पियनशिप नहीं हुई, तो वो कैसे कर सकता है? अगर तो वो पैदाइशी बाय बर्थ एक चैम्पियन होता स्केटिंग का, मतलब उसकी फैमिली वाले उसको स्केटिंग का चैम्पियन बनाते, और सहारा में भी पहले से ही चैम्पियनशिप होती, तो ही वो वहाँ पे जाके स्केटिंग चैम्पियन कर सकता, अपना मैच कर सकता। तो उसको मौका चाहिए था कि अगर किस्मत उसको चांस देती तो ही वो ऐसा कर सकता था। दूसरी तरफ जर्कन कहता है कि वो क्या करे, वो पहले पैसे अर्न करे, ठीक है, कोई और जॉब करे, पैसे अर्न करे, फिर वो सहारा में एक स्केटिंग रिंग बनवाए, सहारा में खुद जाके एक स्केटिंग रिंग बनवाए अपने उन पैसों से, फिर वहाँ पे चैम्पियनशिप करवाए, तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ का चैम्पियन बन जाएगा। ठीक है, वहाँ पे चैम्पियनशिप करवाए, मैच करवाए और ख़ुद भी मैच करे, तो वो वहाँ का चैम्पियन बन जाएगा। तो इस तरह से दोनों ही अपोजिशन में बहस करते हैं इन दोनों चीज़ों को लेके, डिटर्मिनेशन और अपॉर्चुनिटी को लेके। टर्बट जर्कन से कहता है कि वो किसी किस्म की स्टोरी उसको सुनाए जो बेस करती हो डिटर्मिनेशन पे। दैन जर्कन उसको स्टोरी सुनाता है, एक करैक्टर था, तो बच्चे जर्कन एक स्टोरी सुनाता है। अब यही स्टोरी विद इन स्टोरी है, ठीक है, ये स्टोरी विद इन स्टोरी है। एक स्टोरी वो जो हम पढ़ रहे हैं जिसमें जर्कन और टर्बट बहस कर रहे हैं, एक स्टोरी वो जो अब जर्कन सुनाएगा डिटर्मिनेशन को लेके। वो स्टोरी सुनाता है गॉर्जियस नाम के एक लड़के की, जो कि किसी ऐसे कंट्री में पैदा हुआ जहाँ पे एथलीट की कोई पोस्ट नहीं थी, वो एथलीट बनना चाहता था। एथलीट का मतलब समझते हैं ना, ये जो प्लेयर होते हैं जो हर्डल्स वगैरह को फलांगते हैं। तो वो अपने 11 ईयर्स ओल्ड था जब उसके माइंड में ये बात आई कि उसको ना एक प्रोफेशनल एथलीट बनना चाहिए। वो स्कूल लाइफ का चैम्पियन था, मतलब स्कूल लाइफ में वो हर्डल्स को अबूर करता था। तो उसके माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना वो एथलीट बने, लेकिन उसके पेरेंट्स हमेशा उसको अपोज करते थे। उसके पेरेंट्स कहते थे कि हर चीज़ को क्या लगता है, टाइम लगता है, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कैसे कि बच्चों, एक तो वो पैदाइशी एथलीट होता, मतलब कि उसकी फैमिली एथलीट बैकग्राउंड की होती और वो भी ऑटोमेटिकली एथलीट के प्रोफेशन में जाता, और उस कंट्री में पहले से एथलीट
प्ले किया करते। तो उसके लिए मुश्किल नहीं होना था, बस उसको एक चांस की ज़रूरत थी और वो कूद पड़ता अपने इस प्रोफेशन में। अब डिटर्मिनेशन पे बात आई है कि वो किस तरह से अपनी किस्मत को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेशन। तो उसके पेरेंट्स हमेशा कहते थे कि टाइम लगता है, डिटर्मिनेशन इरादे पे डटे रहना इतना आसान नहीं है। बस वो उनको रॉन्ग प्रूव करना चाहता था, वो बताना चाहता था कि इरादा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो इस बारे में जर्गन भी कहता है कि अगर इंसान किसी एक वन थिंग पे डट जाए सारी उम्र, एक ही चीज़ को करने का सोच ले, वो अपना ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो अपने उस ट्रैक से ना उतरे नीचे, मतलब कि वो लाइफ में कोई एक चीज़ कैरी करे और उसी को वो फॉलो करके आगे जाए, उस तक पहुंचना चाहता है, तो चाहे जितना मर्जी टाइम दरकार हो वो उसी पर डटा रहे। ये ना हो कि वो थक जाए, बैठ जाए या फिर अपनी जो अटेंशन है वो किसी और चीज़ की तरफ कर ले, ऐसा नहीं। तो यही हिसाब था गॉर्जियस का, उसने अपनी अटेंशन किसी और चीज़ की तरफ नहीं की। वो एथलीट बनना चाहता था तो यही उसका मोटो था। इसके लिए वो पहले पॉलिटिक्स में गया, वहाँ पे कई मैनी ईयर्स उसको अपना कैरियर बनाने में लगे। वो एक अच्छा पॉलिटिशियन बन गया जब उसके पास ऐसी पोस्ट आ गई कि अब वो सरेआम लोगों को बता सकता था, अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकता था। तब उसने कहा कि यहाँ पे हमारे मुल्क में, हमारी कंट्री में मस्ट बी एथलीट होने चाहिए। उसने लोगों को समझाया कि कैसे एथलीट्स और आर्मी मिलके हमारे ऑपोजिट जो कंट्रीज़ हैं, हमारे जो दुश्मन हैं, उनसे उनका मुकाबला कर सकती है। तो वहाँ का जो किंग था, पहले तो लोगों ने उसकी बहुत सारी ऑपोजिशन की, बहुत सारे लोग उसके अपोज में बोले, मुखालफत में बोले, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसका साथ दिया। तो एटलीस्ट किंग मान गया, एग्री हो गया। लेकिन ये सब करते करते बच्चों उसको 63 ईयर्स लग गए और वो अब बूढ़ा हो चुका था, ठीक है। लेकिन वो जो कोट था, किंग का कोट बच्चों, उसको सजाया गया ग्लिटर के साथ, गोल्डन लाइट के साथ। फिर गॉर्जियस का एक यूनिफॉर्म, गोल्डन यूनिफॉर्म बनाया गया, गोल्डन एंड रेड यूनिफॉर्म बनाया गया वेलवेट का। दरबार को एथलीट के रिंग में चेंज कर दिया गया, वहाँ पे हर्डल्स रख दी गई, ठीक है, कर्टन्स लटका दिए गए, स्विंग्स लटका दिए गए। तो गॉर्जियस ने वहाँ पे उसका इफ्तिताह करना था। तो वो इतना बूढ़ा हो चुका था, इतना बोसीदा हो चुका था कि वो अब सच में हर्डल्स को क्रॉस नहीं कर सकता था, बस उसने हैंड लगाना था। तो वो लोगों की तरफ बड़ी सहमी हुई नज़रों से देखता है, क्वेश्चन आंखों में लेके कि मैं कैसे करूं। तो लोग आगे से उसको पॉजिटिव आंसर देते हैं कि तुम्हें कुछ भी प्रैक्टिकली करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जिस चीज़ को टच करो। तो वो सबसे नीचे वाले स्विंग को टच करता है, झूले को, जिसको पकड़ के एथलीट क्रॉस करते हैं हर्डल्स। तो सब क्लैपिंग करते हैं। तो एट लास्ट वो कामयाब हो गया वहाँ पे एथलीट की पोस्ट बनाने में। लेकिन बच्चे, इस स्टोरी में बताया गया है कि डिटर्मिनेशन और अपॉर्चुनिटी एट द एंड दोनों ही लाजमी मलजूम होते हैं, दोनों लाजम होते हैं, एक के बगैर दूसरा अधूरा है। अब वो डिटर्मिन था तो उसको 63 ईयर्स लग गए, लेकिन अब क्या फ़ायदा कि वो खुद अब हर्डल्स को अबूर नहीं कर सकता। तो डिटर्मिनेशन के साथ साथ उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। जब वो यंग था, जवान था, तो उसको उसके कंट्री वाले या फिर कोई और कंट्री उसको मौका देती कि वो खुद को एज एथलीट पेश कर सके। तो डिटर्मिन तो वो था ही, लेकिन साथ में अपॉर्चुनिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था। अगर अपॉर्चुनिटी इसको टाइम पे मिल जाती तो वो उसको 63 ईयर्स वेट ना करना पड़ता। तो जर्किन और टर्बट की ये सारी बहस थी डिटर्मिनेशन और अपॉर्चुनिटी पे। तो बच्चों, ये थी हमारे 6th स्टोरी की बायोग्राफी राइटर की और साथ में समरी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी ट्रांसलेशन को कैरी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।